कम ऑन अकेडमी प्लस स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और सेशन थोड़ा सा स्पेशल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सीटेट के लिए। अगर मैं बात करूं तो सेशन का नाम आपको पता है सीडीपी मास्टर रिवीजन यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक मास्टर रिवीजन रहेगा। 1 आवर में हम इतना कुछ डिस्कस कर लेंगे जो आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स तो इंश्योर करा सकता है आउट ऑफ 30। तो जिन लोगों ने पहले से थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा, मेरे पहले के सेशन देखे हुए होंगे, उनके लिए तो ये इससे भी ऊपर की बात है। बट थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे और ज्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, आरटीई है, ऐसे टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। आप लोग पहले ज्वाइन कर लीजिए, अभी आप लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं, बिल्कुल पोल में आंसर कीजिएगा। और चैप्टर्स रहेंगे, मैं पहले चैप्टर्स की डिटेल्स और फिर बीच में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ताकि आपकी जो ये समस्या है वो रहेगी नहीं फिर। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा है, क्योंकि 1 आवर में ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी थीसिस लिखी जाए, बट हाँ इतना जरूर हो सकता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है कि आपका मेन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली जाए। आ जाइए, आप लोग ज्वाइन करिए, बहुत बढ़िया। सेशन पसंद आए तो फीडबैक जरूर दे करके जाइएगा। हाँ, डेली होगा क्या? देखो, ये मेरा एक स्पेशल क्लास की सीरीज है, स्पेशल क्लास फ्री होती है अनअकैडमी प्लस पर। ये सीरीज है पूरी 5, इसमें क्लासेस है, मास्टर रिवीजन सीरीज है ये, जिसमें 5 दिन में 5 अलग-अलग सब्जेक्ट की मास्टर क्लासेस मेरे द्वारा दी जाएंगी। और आज सीडीपी है, कल आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक है, परसों इंग्लिश होगी, मतलब 3 सब्जेक्ट 3 दिन में खत्म। मास्टर रिवीजन होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, ऐसा काम किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर 2 क्लासेस और होंगी ईवीएस और मैथ्स की। तो ये पूरा स्केड्यूल मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर भी, या जहां पर आप जुड़े हुए हैं, या यहाँ अनअकैडमी प्लस पर भी मेरी प्रोफाइल में एक बार चेक करेंगे तो ये 5 क्लासेस का स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। ये सभी के लिए फ्री है, कोई भी देख सकता है, चाहे आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हो ना लिया हो, मैटर नहीं करता। और ये प्रॉपर सेशंस रहेंगे जिनमें हम डिस्कशन करेंगे। जो लोग पहले से अनअकैडमी पर हैं, पहले से प्लस में हैं और रिन्यू कर रहे हैं अपनी मेंबरशिप, तो लेट्स लर्न रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे। या अगर आप पहली बार भी ज्वाइन कर रहे हैं तो लास्ट जो 2 कोर्सेज हैं मेरे, अप्रैल और मई के, इंग्लिश पेडागोजी में डील करते हो अनअकैडमी प्लस पर, वो आपको वहां ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। और इस मंथ का जो कोर्स होगा वो 8 जून से स्टार्ट होगा, जिसमें टोटल रिवीजन है इंग्लिश पेडागोजी का विद प्रैक्टिस। तो वो एक चीज रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ चुके हैं आप। आपका गला खराब है क्या? तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है यार कुछ दिनों से। समहाउ आई एम मैनेजिंग, ये कह सकते हैं। तो तबीयत तो थोड़ी ढीली है, उसको कोई बात नहीं, बट आप लोग आ गए तो एनर्जी आ ही जाती है, ऑब्वियस है ना? तो सही है, अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं, शेयर कर लीजिए, जो करना है करिए। स्टार्ट करेंगे फिर। आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, मेरी अकेले की मेहनत थोड़ी ना है 1 मिलियन की। आप लोगों ने सपोर्ट किया तभी तो चल रही हैं चीजें। हिंदी में भी कराओ, हाँ ये बाइलिंगुअल रहेगा। और 5 सब्जेक्ट 5 दिन में, अगर आप थोड़ी सी स्पीड अपनी बरकरार रखेंगे और थोड़ा सुनेंगे ज्यादा, तो ये 1 से 1.5 घंटा तो मैक्सिमम, वैसे 1 से सवा घंटा में एक एक सब्जेक्ट के मेन मेन टॉपिक्स हम खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, बीच में क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि पोल के थ्रू होगा। पोल में आंसर, जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो पोल में आंसर टिक करेंगे, ना कि आप चैट में लिखेंगे। अभी जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोई भी मान लीजिए ए चूज करना है, तो वो आप करके देख लीजिए ताकि क्वेश्चन के टाइम पे आप पीछे ना रह जाएं, है ना? तो ये नए लोगों के लिए होगा। बिल्कुल रजनी जी, वेलकम है आप सभी का। तो इस तरीके से आप आंसर चूज कर पाएंगे। और बीच बीच में टॉपिक के साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस जो जैसे पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हाँ, शुरू होने के बाद कोई कमेंट मैं नहीं लूंगी बीच में। मैं खुद ही आपके साथ इतना डिटेल में डिस्कशन करूंगी कि आपको उस टॉपिक से डाउट बचेगा नहीं, है ना? तो ये स्पीड में रहेगा थोड़ा सेशन, क्योंकि रिवीजन है और प्रॉपर होना चाहिए रिवीजन फिर। तो बीच में मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगी। क्वेश्चंस तो अभी नहीं हुए, अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसमें तो चैप्टर भी होगा, क्वेश्चंस भी कुछ कुछ इंक्लूड किए हैं मैंने। तो देख लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, फिर सोशलाइजेशन, सेकंड चैप्टर बहुत आसान है। फिर ये कॉग्निटिव, आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटेलिजेंस, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जेंडर, जहां से फिक्स है क्वेश्चन आना, ऐसा कोई पेपर नहीं है कि आप जेंडर उठाएं, सोशलाइजेशन उठाएं, डेवलपमेंट से तो 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। बेंड्यूरा का जो ऑब्जर्वेशनल और इमिटेशनल लर्निंग है उसको बात करेंगे, आरटीई की बात करेंगे। तो थोड़ा सा काम है, बट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आपका ऑलमोस्ट चीजें कवर हो जाएंगी।
प्याजे-वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग को मैंने साइड रखा है क्योंकि थ्योरी है और थ्योरी सबको समझने में समस्या होती है, उनको मैं एक अलग से वीडियो में बात करूँगी क्योंकि उनकी वेटेज 4 नंबर की मान लो आप, लेकिन बाकी जितनी भी आसान-आसान चीज़ें अगर आपने वो कवर कर ली तो बाकी का तो आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा 20 प्लस आप स्कोर कर पाएँगे आज के सेशन से, अगर आप 30 में से स्कोर कर रहे हैं, प्याजे-वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग नहीं भी आता है तब भी। ठीक? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, पल्लवी क्वेश्चंस नहीं भेजने हैं अभी बीच में। चलिए, तैयार हैं आप लोग? येस और नो? फटाफट से बताओ। बीच में नहीं रुकूँगी मैं एक बार सेशन स्टार्ट होने के बाद। अभी तक भी आप लोग जॉइन कर रहे हैं, कर लीजिए 1-2 मिनट और जॉइन कर लीजिए, कोई बात नहीं। बीच में आज नहीं रुका जाएगा। तैयार हो तो येस और नो? ये 1% लोग तैयार नहीं है, क्या हुआ? मतलब क्या खाना-वाना लेके बैठे हो? सब तैयार हैं, बहुत बढ़िया, 100% लोग तैयार हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये डेली रहेगा 4 बजे अगले 3 दिन तक और 2 क्लासेस फिर आपकी 14th और 21st को होंगी। ठीक? चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल। कंचन क्या कमेंट किया है बताओ एक बार? साउंड रिपीट हो रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है, नंदिनी दिख रहे हैं आपके कमेंट्स। पोल आएगा, एक बार रिफ्रेश करना कनेक्शन अगर ठीक है आपका तो। क्लियर है? नेट ही नहीं है। ऑल क्लियर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑफलाइन होगा आपका एग्जाम। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रोथ डेवलपमेंट, बस शांति से सुनते जाइएगा, ठीक पेशेंस के साथ। ग्रोथ क्या है? वृद्धि को हम ग्रोथ कहते हैं, ये बात तो क्लियर है हमारी भाई, वृद्धि। और डेवलपमेंट आपका विकास। ठीक है, विकास को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक बात। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक हिस्सा है डेवलपमेंट का जिसमें मात्रात्मक जो परिवर्तन है यानी क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज कौन से? जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको आप मेजरिंग यूनिट्स में माप सकते हैं, जैसे कि आपकी हाइट, भाई आप इंचेस में, फीट में आप हाइट को मेजर कर लेते हैं, वेट को मेजर कर लेते हैं, है ना? इन सब चीजों को आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझ कितनी विकसित हुई इस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, है ना? जो आपके संज्ञानात्मक पक्ष में आएगा। तो वृद्धि बेसिकली बात क्या है? बात है चेंज की, चाहे वो ग्रोथ हो चाहे वो डेवलपमेंट हो। मनुष्य कभी भी एक जैसा रहता नहीं है। जैसे आप 5 साल पहले थे वैसे आप आज नहीं है, जैसे आप आज हैं अगले 5 साल बाद आप वैसे रहने नहीं वाले। ठीक है बात? इस केस में अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक बात है कि हम चेंज होते रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट स्टैटिक बीइंग्स। हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हम चेंज होते रहते हैं। जैसे हम 5 साल की उम्र में थे वैसे हम 15 में नहीं होते, जैसा जैसे हम 15 में हैं वैसे हम 25 में नहीं होते। ठीक? तो वी कीप ऑन चेंजिंग। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है, अब इन चेंजेस में, इस परिवर्तन में कुछ तो चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप माप सकते हो। जैसे आपकी हाइट है वो आप माप लोगे, जो वेट है या आप कितने मोटे हुए वो भी आप माप सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिनको आप माप नहीं सकते, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, जिनको क्वालिटी में आप जान सकते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस कहते हैं इनको, गुणात्मक परिवर्तन, ना कि मात्रात्मक। तो ये जो गुणात्मक परिवर्तन है ये डेवलपमेंट कहलाते हैं। हालांकि डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ को आप कह सकते हैं कि दोनों आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चूज करना हो तो आप क्वालिटी के साथ जाएंगे, मतलब गुणात्मकता के साथ। वृद्धि में सिर्फ एक चीज शामिल है, आपका फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक जो परिवर्तन है। लेकिन डेवलपमेंट में आपके शारीरिक, मानसिक, सोशल, कॉग्निटिव सब आ जाएंगे, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सभी प्रकार के जो आपके एस्पेक्ट हैं विकास के वो आ जाएंगे। डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है कॉन्टिन्यूटी में। आपके जन्म से भी पहले शुरू हो जाएगा, आपकी गर्भावस्था से और आपकी मृत्यु तक चलेगा, यानी वूम्ब टू टूम्ब जाएगा। वूम्ब टू टूम्ब, आपकी वूम्ब से टूम्ब तक, मतलब कि गर्भ से कब्र तक। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि डेवलपमेंट कभी रुकेगा, गर्भ से कब्र तक। वृद्धि जो है आपकी, ग्रोथ, एडोलेसेंस के बाद या मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है, एक टाइम के बाद आगे नहीं बढ़ती। भाई आपकी हाइट हमेशा तो नहीं बढ़ सकती ना। अगर आपकी हाइट हमेशा बढ़ रही होती तो आप पता नहीं कहां पहुंच जाते। ठीक है, लेकिन डेवलप हम होते रहते हैं, हमेशा हम कल जैसे थे उससे बेहतर हो सकते हैं। मतलब डेवलपमेंट हमेशा चलता है कॉन्टिन्यूटी में, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और ये कभी भी पीछे नहीं जाता, रिवर्स गियर नहीं मारता, ऐसे रिवर्सिबल नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। अगर मैं कहूं तो रिवर्सिबल नहीं है। आप, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज आपकी समझ बढ़ गई और कल घट जाएगी, पॉसिबल नहीं है। ठीक? जिसमें बेसिकली डेवलपमेंट में आपकी
ग्रोथ भी शामिल है। चाहे वो आपका हाइट का बढ़ना भी है तो वो डेवलपमेंट में भी आएगा, हालांकि वो ग्रोथ का पार्ट है, लेकिन ग्रोथ खुद डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है बात, यहां तक की बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई बात। बिल्कुल, आपके बालों का बढ़ना, आपके नाखूनों का बढ़ना, ठीक, सही बात है। डेवलपमेंट है ओवरऑल, जिसमें वृद्धि का ये एक एस्पेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहां से, अभी और इसको डिटेल में जाएंगे। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन है आपके सामने। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू अडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड्स। मैंने अभी डिस्कस किया था, बैकवर्ड कभी नहीं जाएगा, रिवर्सिबल नहीं होता। फिर है डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ऐसे जाएंगे, बिल्कुल कोई बीच में उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम लोग रोबोट्स थोड़े ना है। फिर है डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, भाई दो अलग लोगों में अलग रेट पर हो सकता है, जो दर है इसकी वो अलग हो सकती है। या फिर डी ऑप्शन, डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल अडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप्स। अडोलेसेंस के बाद स्टॉप हो जाएगा क्या डेवलपमेंट? चार ऑप्शन है, एक चूज कर लीजिए, लिखिए मत, पोल में चूज कीजिए फटाफट से, पता लगेगा मुझे कहां कंफ्यूज है आप लोग, किस ऑप्शन में कंफ्यूज है ये पता लग जाएगा। 90% लोग सी दे रहे हैं, मतलब सही है। 5% लोग कंफ्यूज हैं ए ऑप्शन में। ठीक है, डिस्कस करेंगे अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वराक्षी, ओके फाइन, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया है आपका नाम, स्वनाक्षी, ओके फाइन, थैंक यू। 89% आंसर जो है सही है, ये कह सकते हैं हम। ए ऑप्शन में कैसी कंफ्यूजन है अभी डिस्कस करेंगे। नैला फर्स्ट आई हैं, सेकंड जॉनी, थर्ड है रश्मि चंदक, फिर बाकी के लोग हैं। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। देखो एक बार यहां अगर मैं बात करूं कि जो डेवलपमेंट है, कौन सी बात सही है। हमने एक बात की थी, फर्स्ट ऑप्शन कहता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू अडोलेसेंस, और फिर वापस आने लगेगा। ऐसा थोड़ी एडोलेसेंस तक आपकी हाइट हो गई 6 फीट और उसके बाद अडल्टहुड में आपकी हाइट 6 से घट घट के अगर आप घटने लग जाएं रोज, तो फिर तो क्या ही कहना। अगर आपका दिमाग विकसित हो गया, ऐसा थोड़ी कि फिर आप बच्चे बन जाएंगे, ठीक, फिर आप बच्चे नहीं बन सकते वापस से। तो रिवर्सिबल नहीं होता, मतलब आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, उल्टे नहीं जा सकते आप। एक बार जो चीज प्रगति हो गई, प्रोग्रेसिव चेंजेस है ना, प्रगतिशील चेंजेस हैं जिसमें आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि पीछे, ठीक, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। तो बैकवर्ड्स नहीं आ सकते, रिवर्सिबल नहीं हो सकता, आप बैक गियर नहीं लगा सकते। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में ये मेन डिफरेंसेस हैं, फटाफट से देखिए। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट दोनों है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, यानी मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, मतलब सिर्फ आपके शारीरिक एस्पेक्ट से, आपकी हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, नेल्स भी हो चाहे, ये सब चीजें क्या है, ग्रोथ का हिस्सा हुई, जो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक पक्षों से ही जुड़ी हुई है, बाकियों से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट जो है ये सारे एस्पेक्ट्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है, चाहे वो आपका फिजिकल यानी आपकी शारीरिक विकास होना हो, आपका संज्ञानात्मक जो मेंटल स्किल्स होती है ना दिमाग से रिलेटेड, वो विकसित होना हो, आपके इमोशंस का डेवलप होना हो, भाई आप इमोशंस में कितने मेच्योर बने, सोशली आपका जो सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक रूप से आप कितने बेहतर हुए, ये सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं डेवलपमेंट में, सिर्फ फिजिकल नहीं आता। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर है बात? एक मिनट रुको यार, हाँ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर है ग्रोथ स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, एक समय के बाद ग्रोथ जाकर के रुक जाती है, मतलब कौन सा वो पीरियड हो सकता है? वो मेच्योरिटी के बाद, ठीक, ये आपसे पूछेगा नहीं, बट एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आपकी कब्र तक जाएगा, आपकी डेथ तक जाएगा, आप चाहें तो हमेशा विकसित हो सकते हैं। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है भाई इतने वेट में, केजी में, इंचेस में, ठीक, लेकिन डेवलपमेंट को सिर्फ असेस किया जा सकता है, इसका आकलन कर सकते हैं आपके इतने बेहतर हुए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा मेजर कर पाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चर में आपके चेंजेस, बॉडी स्ट्रक्चर जो है, और यहाँ स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस, भाई आपका दिमाग जो है वो फंक्शनल चेंजेस लाता है, बाहर से थोड़ी कि आप 200 किलो का आपका दिमाग हो गया बढ़ करके, नहीं,
फंक्शंस में चेंज आया है। जिन जोक्स पे आप कल हंसते थे आज नहीं हंसते, फंक्शन में चेंज आ गया, प्रकार्यात्मक परिवर्तन है। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट के। अगर मैं कहूं ब्रॉड कौन से टाइप्स हैं, तो सिर्फ 4 टाइप्स, ओनली 4 टाइप्स ब्रॉड में, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। पीसीएस, पीसीएस ई, बस इतना याद रखिएगा। अगर ब्रॉड पूछेगा तो सिर्फ ये 4 आंसर करने हैं, और इसमें भी अगर और इसको एक साथ मिला दे तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल भी एक साथ आ जाते हैं, तो 3 ही रह जाते हैं। तो इसके अलावा आप कोई याद नहीं रखेंगे, 4 के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, उनका कोई काम नहीं है। जो मेन है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी आपका शारीरिक वृद्धि, जो आप शरीर में फिजिकली बढ़ते हैं। कॉग्निटिव मतलब आपके संज्ञान, आपके दिमाग से रिलेटेड, आपका समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, ये सारी जो स्किल्स हैं वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में प्याजे बात करते हैं, वाइगोस्की बात करते हैं, ब्रूनर बात करते हैं। अभी तक आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, करते रहिए। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? आपके इमोशंस पे आपका कितना कंट्रोल है, आप कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं इमोशंस को। मॉरल डेवलपमेंट, भाई मॉरली यस और नो, मतलब गलत और सही किस चीज को आप, कौन सी वो वैल्यूज हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये आपको कई सारे प्रकार दिख रहे हैं, लेकिन ब्रॉड कौन से हैं? सिर्फ 4। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, दैट्स इट। सोशल से ही जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट, तो ये सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा बन गया। लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, यानी आपके संज्ञानात्मक, भाई जो आपकी भाषा है वो आपके दिमाग से ही तो जुड़ी हुई है, तभी तो आप यूज कर पाते हैं भाषा को। तो सिर्फ 4 ही काम के हैं। मेन जो टाइप्स हैं ब्रॉड वो हैं 4, फिजिकल यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, और फिर इमोशनल यानी सामवेगिक। क्लियर हो गई बात? यहां तक की बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं स्टेजेस की डेवलपमेंट की, तो स्टेजेस यानी अवस्थाएं। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है यहां से स्टेजेस से। पहला ऑप्शन है आपका, पहली पहली स्टेज है जन्म से 2 वर्ष, जिसको इन्फेंसी या शैशवावस्था कह देते हैं। शैशवावस्था कह देते हैं। इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, बर्थ टू 2 इयर्स, या 0 to 2 इयर्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये ऐसा स्टेज है जब सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। जो ग्रोथ है फिजिकली, मतलब आप शारीरिक रूप से सबसे तेज, मतलब फास्टेस्ट ग्रोथ जो है वो आपकी फास्टेस्ट होगी फिजिकल ग्रोथ की। अगर मैं बात करूं, फिजिकल डेवलपमेंट सबसे तेज होगा, सबसे तेज। कब? इन्फेंसी में। भाई आप इतने से पैदा हुए थे, 2 साल में काफी हद तक आप बढ़ जाते हैं, ठीक, तो सबसे तेज कब होगा? इन्फेंसी में। बिल्कुल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, जो आपकी बॉडी साइज है, फिजिकली बच्चा बहुत तेजी से ग्रो होता है, ठीक। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 इयर्स, ये जब प्ले स्कूल में जाने लगेगा बच्चा, 2 से 6 वर्ष। यहां से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है आपसे। अर्ली चाइल्डहुड सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए है? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। फास्टेस्ट डेवलप होगी लैंग्वेज, सबसे तेज, फास्टेस्ट या क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड है। इस एज में आप बच्चे को 4 भाषाएं भी सिखा देंगे अगर उसके आसपास वो भाषाएं अवेलेबल हैं। जिसकी बात करते हैं नॉम चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, सबसे ज्यादा एक्टिव होगा अर्ली चाइल्डहुड में, फिर धीरे धीरे एज के साथ साथ वो कम होता रहेगा, ठीक है बात। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड क्या है? 6 से 12 वर्ष, ये गैंग एज है अपने आप में, ठीक। ये इसको स्कूल एज भी कह सकते हैं हम, ट्रबलसम एज भी कह सकते हैं, बच्चा बहुत लड़ाई झगड़ा और क्वेश्चंस पूछता है। एडोलेसेंस, ये ट्रांजिशनल पीरियड कहलाता है, तनाव एवं तूफान की अवस्था बताया था स्टैनली हॉल ने। एडोलेसेंस क्या है? किशोरावस्था, टीन एज। ट्रांजिशनल एज क्यों है? क्योंकि ट्रांजिशन होता है बच्चे का एक बालक से, एक चाइल्डहुड यानी एक चाइल्ड से एक अडल्ट में, वयस्क में, बीच का जो ब्रिज है वो है एडोलेसेंस, ठीक है बात। सबसे ज्यादा तेजी से जो चेंजेस हैं वो एडोलेसेंस में आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और ये सब जो है वो इसी एज के गुण हैं कि बच्चा इमोशनली, हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस हैं, तो बहुत ज्यादा चेंजेस के कारण वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी रहेगा, ये कह सकते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक कैसे हो रही है भाई? एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग। अब यहाँ 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं याद रखनी। एक तो इन्फेंसी के बारे में, इन्फेंसी में फास्टेस्ट ग्रोथ है। ग्रोथ सबसे ज्यादा तेज कब है? फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा तेज कब होगा? तो इन्फेंसी में, शैशवावस्था, जन्म से 2।
और भाषा विकास सबसे तेज कब होगा? 25 से 50 वर्ड भी सीख लेगा बच्चा, 2 से 6 वर्ड, मतलब 2 से 6 साल अर्ली चाइल्डहुड। तो लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 से 6 साल। और ग्रोथ फिजिकली कहां सबसे तेज हो रही है? वो जन्म से 2 वर्ष। एक क्वेश्चन कर लीजिए थोड़ा सा, फर्स्ट इससे एक क्वेश्चन है आपका रिलेटेड, मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। सबसे ज्यादा संवेदनशील अवस्था कौन सी है? क्रिटिकल, सेंसिटिव भी लिख सकता था, या फास्टेस्ट जो आपका एक्विजिशन है, भाषा को एक्वायर करना है, वो कब होगा? फास्टेस्ट पहला ऑप्शन है, यहां मत टाइप करिए, मैं अभी पोल दूंगी। प्री नेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या अडोलेसेंस। फटाफट से आंसर करना, पोल दे रही हूं मैं, फटाफट से आंसर करना। ए बी सी डी में से कोई एक चूज कर लीजिए, कीजिए आंसर, आंसर कीजिए फटाफट से। हम्म, बहुत बढ़िया। देखो, ग्रोथ के सभी हिस्से रुक जाएं ये जरूरी नहीं है, ठीक है? ग्रोथ खुद अपने आप में डेवलपमेंट का पार्ट है। 93% आंसर्स आपके सही हैं। अभी भी आप लोगों को मिडिल चाइल्डहुड पर क्यों भाग के पहुंच रहे हो? मिडिल चाइल्डहुड आपका 4 वर्ष से ऊपर ऊपर जाएगा, और हमने सिर्फ अभी 4 स्टेजेस को महत्व दिया था, हमने मिडिल चाइल्डहुड की बात ही नहीं की, ठीक? हालांकि इसी के बीच में आ जाएगा, 4 से कुछ 8 वर्ष के बीच में, बट अर्ली चाइल्डहुड सिंपल है कि आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फास्ट पीरियड है, 2 से 6 वर्ष। आपने देखा है, वो प्रोफेसर स्मिथ का याद कीजिए कि 1 साल में 3 शब्द बोलने लगेगा बच्चा, ठीक है? 2 साल में 272, और 5 साल में 2072। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 से 6 वर्ष में सबसे तेजी से डेवलपमेंट होगा, ठीक है? सबसे तेजी से लैंग्वेज का जो वोकैबुलरी या जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो फास्टेस्ट है। क्लियर हो गई बात? यहां तक की बात, यस और नो? बताओ एक बार, अब कोई कंफ्यूजन हो यहां तक? तो मैंने सिंपल 2 ही चीजें, मैं तो डिस्कस ही उतना कर रही हूँ जितना बिल्कुल आपके काम का है, कुछ भी एक्स्ट्रा बात करनी ही नहीं है, अदरवाइज तो 1 घंटा निकल जाएगा और हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जो आपके बाल है और नाखून है वो कहाँ आएंगे। उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी के लिए, एटलीस्ट साल भर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो मनोविज्ञान या चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत अपने आप में कॉम्प्लेक्स चीज है, कितना भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर है। ये 5% लोगों को जहां दिक्कत है वो लिख दो जरा कि हमें यहाँ कंफ्यूजन है। चलिए बहुत बढ़िया कोमल, ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड जो हमने अभी समझा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस? रैपिड पेस, तेजी से कब होगा फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कौन सी एज में? इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस, या फिर अडोलेसेंस एंड अडल्टहुड? 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, 4 में से 2 चीजें सही होंगी। फटाफट से आंसर करो, पोल लीजिए और आंसर कीजिए, पोल लीजिए और आंसर कीजिए फटाफट से, कौन सी बात सही होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोनाक्षी, सही है। अंकित राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितेश जुड़ रहे हैं, ठीक है। कीजिए आप लोग, ज्वाइन कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए, लेकिन अभी तो बहुत बढ़िया, 80%। हम्म, ठीक है बात आपकी, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर किया। तो ये रहेगा लीडर बोर्ड, सही है, सही है। चलिए देखते हैं। देखो बात है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस? मतलब कि किस एक स्टेज में सबसे तेजी से शारीरिक वृद्धि एवं विकास होगा? तो हमने डिस्कस किया था इन्फेंसी में सबसे तेज, और उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में जो आपकी हाइट वेट हर चीज बढ़ रही होती है। तो ये 2 स्टेजेस हैं जहां सबसे तेज होगा। अडोलेसेंस में भी बच्चा एक साथ बढ़ता है, तेज है, लेकिन उतना तेज नहीं है जितना इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में। सबसे तेज इन्फेंसी में, उससे कम अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब दोनों में बहुत तेजी से ग्रो करेगा वो। तो इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड इसका सिंपल आंसर है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। देखो यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है, बिल्कुल फिक्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के सिद्धांत, या विकास के सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको, ठीक? फटाफट से सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता का सिद्धांत, चेंज होने का सिद्धांत,
जो डेवलपमेंट है वो हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस चलता है लगातार आपकी वूम्ब टू टूम तक, कभी भी रुकता नहीं है, हमें ये याद रखना है। अगर बात डेवलपमेंट की है तो कभी नहीं रुकेगा, ग्रोथ के कुछ हिस्से रुक जाएंगे एक टाइम के बाद, ठीक, तो वूम्ब टू टूम जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, कैसे, सुनिएगा सिर्फ, सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे जाएगा। बच्चा जब रोता है शुरुआत में तो वो होल टू पार्ट्स की बात करेगा, पूरी बॉडी से रोएगा, है ना, पूरा ऐसे ऐसे करके। बाद में अगर उसको रोना है तो आप तो आंसुओं से रो करके ऐसे खुद पहुंच लेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। मतलब या उसको कोई चीज पकड़नी है तो पूरी बॉडी को यूज करेगा पकड़ने में, है ना, आप उसको बॉल देंगे वो ऐसे पूरी बॉडी को यूज करेगा, लेकिन बाद में वो स्पेसिफिक एक्शंस पर पहुंच जाता है, अपने जो हिस्से हैं बॉडी के उनको यूज करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत जो डायरेक्टली जुड़ा है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से, ये आप देख पा रहे होंगे सामने। हेरिडिटी और एनवायरमेंट अपने आप में एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है, आपको क्या याद रखना है, जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है, गुणनफल है किसका, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, यानी आनुवांशिकता के साथ गुणा किसकी हो रही है, एनवायरमेंट की। कुछ एस्पेक्ट हेरिडिटी के इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ एस्पेक्ट एनवायरमेंट के। हेरिडिटी फिक्स है, हेरिडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको जो जीन्स मिल गए वो वैसे ही रहेंगे, स्थिर रहेंगे, लेकिन पर्यावरण को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये गतिशील है यानी डायनेमिक है। ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक, इसको उल्टा मत कर देना, हेरिडिटी फिक्स रहेगी और एनवायरमेंट कभी भी चेंज कर लेंगे आप। आज आप दिल्ली में हैं, कल आप लद्दाख चले जाइए, है ना, कल आप यूपी चले जाइए, कल आप यूएस शिफ्ट हो जाइए, एनवायरमेंट कभी भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है बात, हाँ बिल्कुल। फिर है नेक्स्ट यूनिफॉर्म पैटर्न, और हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई भी दो लोग सेम नहीं होते, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। डेवलपमेंट में भी सेम स्टेज में भी कई बच्चे 9 महीने में चलना शुरू कर देंगे, कई 1 साल में, 1.5 साल में, तो क्या है, रेट का अंतर है, स्टेजेस तो सभी के लिए सेम है लेकिन दर अलग है, ठीक, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हेरिडिटी को नेचर कहते हैं और एनवायरमेंट को नर्चर कहते हैं, जैसे आप किसी पौधे को नर्चर करते हैं उसी तरीके से एनवायरमेंट नर्चर है, हेरिडिटी नेचर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, प्रकृति एवं पोषण विवाद जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन आ जाता है और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कई लोग। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। कल 4 बजे आपकी क्लास रहेगी, इंग्लिश पेडागोजी का एक मास्टर रिवीजन करेंगे और परसों हिंदी का, उसके बाद ईवीएस और मैथ्स रह जाएगा, ठीक, तो 4 बजे थोड़ा सा टाइम निकालिए, 4 से 5 का ये रिवीजन रहेंगे जिसमें हम मेन मेन टॉपिक्स और साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बात। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का, दो दिशाएं होती हैं विकास की, एक है सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल, और दूसरी है आपकी प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक। इस सेफेलोकॉर्डल को हम सिरोध पदोन्मुखी या मस्तकोधमुखी कह देते हैं हिंदी में, ठीक है बात। इसका मतलब है जो विकास है, जो डेवलपमेंट की दिशा है, डायरेक्शन है, वो सर से पैर की तरफ जाएगी, यानी हेड टू टो जाएगा, जो पैर का अंगूठा है उसको टो कहते हैं ना हम, तो हेड टू टो जाएगा डेवलपमेंट। पहले आपका सर विकसित होगा, जो आपकी खोपड़ी है, सेफेल का मतलब खोपड़ी, ब्रेन, तो पहले आपका सर विकसित होगा, फिर सर से नीचे की तरफ डेवलपमेंट जाएगा, गर्दन संभालना सीखेगा बच्चा, फिर बाकी के बॉडी पार्ट्स, फिर वो पैरों की तरफ खड़ा होना सीखेगा, तो ये सर से पैर की ओर दिशा रहती है, किसमें, सेफेलोकॉर्डल में, मस्तक से नीचे धड़ की तरफ, जब भी इसको हम मस्तकोधमुखी कह रहे हैं, क्लियर है बात, क्लियर। प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसका हिंदी में मुझे नहीं याद इसको क्या कहते हैं, बट प्रॉक्सिमोडिस्टल को आप याद रखिएगा, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर या सीमाओं की ओर, सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर क्या है आपका, आपका हार्ट, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, वो पहले डेवलप होगी और फिर बाहर की तरफ आपके जो विकास है वो बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ कंट्रोल आएगा, पहले आप, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपका हार्ट डेवलप हुआ, बाहर की तरफ कंट्रोल, मतलब यहां से आपका कंट्रोल बाजुओं पर आगे की तरफ फिर आता चला जाएगा, तो सेंटर टू आउटवर्ड कह सकते हैं इसको, सेंटर टू आउटवर्ड, बाहर की तरफ, क्लियर हो गई बात। निकट से दूर का सिद्धांत भी कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, यस और नो, यस और नो, फटाफट से बताओ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है और हम इसमें कंफ्यूज बैठे रहते हैं फिर। यस, बहुत बढ़िया। सही है, सही है। ये 2% कौन से लोग हैं जिनको नहीं समझ आया? यूज व्हाइट बोर्ड। अच्छा, जो लोग नए हैं शायद उनको व्हाइट बोर्ड की समस्या रहती है, क्योंकि जब मैं डेली व्हाइट यूज करती हूँ तो आंखों में चुभता है कई लोगों के। चलो व्हाइट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। डिम्पी ऐसे नहीं बोलते। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है, हमने एक बात समझी कि होल टू पार्ट्स जाता है आपका डेवलपमेंट, लेकिन वो सारे जो पार्ट हैं वो भी एक साथ मिलकर के काम करते हैं, एकीकृत होकर के। एकीकृत होकर के कैसे? आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, और साइकिल चलाते समय आपकी आंखें भी काम कर रही हैं, आपके पैर भी काम कर रहे हैं, आपके हाथ भी, और एक बैलेंस बना हुआ है। मतलब डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सब इस तरीके से इंटरमिंगल हुए पड़े हैं कि आपको पता भी नहीं लग रहा कि काम कर रहे हैं एक साथ मिल करके। मतलब इंटीग्रेटेड रूप में वो काम करते हैं एक होकर के। इंटर रिलेशन का क्या मतलब है? कि संबंधित हैं एक दूसरे से। आपका फिजिकल डेवलपमेंट आपके संज्ञानात्मक डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, आपके सोशल डेवलपमेंट, आपके इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। यानी जितने भी प्रकार हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन कहता है कि एक साथ मिलकर के काम करते हैं, सिर्फ प्रभावित ही नहीं करते, एक साथ मिलकर के काम भी करते हैं। ठीक है, सिंपल बात। स्पाइरल वर्सेस लीनियर या मैचुरेशन इन लर्निंग। बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता है उसकी लर्निंग बेहतर होती है। ठीक, तो ये कह सकते हैं। एक मिनट रुको, मैं व्हाइट ले लेती हूँ, ये जो थीम है आपका, जिनको समस्या हो रही है। करेंगे डिस्कस, क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सबसे ज्यादा टाइम डेवलपमेंट को ही दे रही हूँ। उसका रीजन यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये। 5 नंबर कम नहीं होते 30 में से, 5 से 6 नंबर खींच जाओगे आप यहां से। चलिए देखते हैं एक बार। स्पाइरल वर्सेस लीनियर की हम बात कर रहे थे। ब्लैक ही ठीक है। स्पाइरल वर्सेस लीनियर होता है, जैसे वो नहीं होती आपकी स्पाइरल जो होती है, ठीक, मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। डेवलपमेंट यहां से शुरू हुआ मान लीजिए, तो ये आगे जाएगा, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा, और अगली स्टेज में ये पीछे आएगा, रुकेगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगा, आराम करेगा, ताकि वो चीज बेहतर बन सके। भाई जो आपके हाथ हैं वो तो डेवलप हो गए, आपके हाथ पैर तो डेवलप हो गए, लेकिन उनमें ताकत आने में थोड़ा थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि एक स्टेज में वो विराम करेगा आपका जो डेवलपमेंट है। अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक चीज है जिसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि आप फिजिकली तो डेवलप हो गए, लेकिन आप में शक्ति आती है समय के साथ, आपकी मसल्स और बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है वो और बेहतर होता है। मोटर डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? फिजिकल से, शारीरिक से। 2 प्रकार हैं इसके, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन, ग्रॉस मतलब स्थूल गतिक कौशल, जो बड़ी आपकी मसल्स हैं, और फाइन मतलब सूक्ष्म। जब आप लिख रहे हैं, इस पेन का मैं इस्तेमाल कर रही हूं, आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप फाइन मोटर स्किल्स का यूज कर रहे हैं। तो जो आपकी छोटी मसल्स हैं, स्मॉल मसल का जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो आपकी फिंगर की मसल्स हो, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब में फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होता है। और जो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, स्थूल गतिक कौशल, इसमें आपकी बड़ी मसल्स, जैसे आपकी लेग्स है ना, जैसे आपके हैंड, जो आर्म्स हैं आपकी, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसमें आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होगा। ये एक छोटी सी बात हुई। एक क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का? नॉट पूछा है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या फिर डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर एक ही होगा, फटाफट से आंसर कर दीजिए। कौन सा गलत है? पोल लेके आंसर कीजिए फटाफट से, देखेंगे सबसे पहले कौन आंसर करता है, फर्स्ट कौन आएगा। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको अब उड़ा देना चाहिए। अगर पेपर 1 महीने बाद है तो इस टाइम तो आपको इनके साथ खेलना आ जाना चाहिए। अगर आपने पूरी सीरीज देखी होगी अब से पहले की, तो ये सब चीजें बहुत आसान लग रही होंगी। 17% लोग बी ऑप्शन में कंफ्यूज हैं। चलिए अभी डिस्कस करेंगे, बी ऑप्शन को ही डिस्कस करेंगे। देखो, मोटर डेवलपमेंट में आपके अंदर गति आ जाती है, आपके अंदर एबिलिटी ज्यादा आ जाती है ना। आप ज्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं अपनी मसल मूवमेंट जो है, आपकी आपके आपका कंट्रोल बेहतर होता है। ठीक, भाई हाथ पैर तो आपके जन्म से थे, लेकिन आपका कंट्रोल कब आएगा? मोटर डेवलपमेंट में आपका जो कंट्रोल है, गति है, वो बेहतर होती है। ठीक है, निकल गया आपका जो पोल था।
खैर कोई बात नहीं, देखिए आंसर करते हैं फटाफट से। देखिए, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, देखो रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, बट आप चेंजेस तो कर सकते हैं ना, चेंजेस तो कर सकते हैं, आप खुद को बेहतर तो कभी भी कर सकते हैं, तो मॉडिफाई कर पाना पॉसिबल है, पॉसिबल है। हालांकि ये भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा, लेकिन डी ऑप्शन यहां ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। यहां तक की बात तो ठीक है कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल है, अमेरिका का बच्चा भी उन्हीं स्टेजेस में डेवलप करेगा जैसे इंडिया में करेगा, जैसे साउथ अफ्रीका में करेगा, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एंड के बाद की जो बात है वो गलत है। कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, भाई आपकी जो संस्कृति है वो आपके विकास को 100% प्रभावित करती है, ये बात बहुत सारी रिसर्च आपको बता देंगी। जहां से आप बिलोंग करते हैं, जो आपकी संस्कृति है वो प्रभावित करेगी आपके विकास को, और इन्होंने लिख दिया कि नॉट, इसलिए आंसर गलत हो गया। मॉडिफिएबल परिवर्तन तो पॉसिबल है, वापस जाना पॉसिबल नहीं है, रिवर्स रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, वो बात नहीं है। मॉडिफाई करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक बेसिक सी बात। बहुत बढ़िया गरिमा, आपने फर्स्ट आंसर किया। अब लैंग्वेज से एक क्वेश्चन आता है आपका, लैंग्वेज कैसे एक्वायर की जाती है? नॉम चॉम्स्की कहते हैं इनेट एबिलिटी है ह्यूमन चाइल्ड में भाषा को एक्वायर करने की। इसके लिए 5 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है क्विंग, ऐसे तो आपको बहुत सारी जगह पता नहीं कितनी स्टेजेस मिल जाएंगी, लेकिन काम की सिर्फ 5 हैं। क्विंग मतलब कूकना, क प ऐसी आवाजें निकालने लगता है ना बच्चा, 6 वीक्स में, यानी 1 से 1.5 महीने में, ठीक। बैबलिंग है बलबलाना, लगभग 6 महीने के आसपास वो वन सिलेबल वर्ड बोलने लगेगा, जैसे बा मा प, इस तरीके के। फिर है वन वर्ड स्टेज, जब एक शब्द वो बोलने लगे क्लियरली, तो 1 साल। फिर है टू वर्ड स्टेज, जब 2 वर्ड को कंबाइन करके बोलने लगे, तो 1.5 साल, 1.5 से 2 वर्ष में। इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं, कि मतलब मीनिंगफुली जब नए सेंटेंस वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो 1.5 से 2 साल के बीच में होगा, 2 इयर्स के आसपास होगा, जब वो 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना शुरू कर दे। लॉन्गर अटरेंसेस मतलब प्रॉपर फिर वो सेंटेंसेस का यूज करने लगेगा, तो 2 से 4 वर्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 2 बहुत आसान, सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया, बहुत ही आसान, बहुत आसान, बट 1 से 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, मिनिमम 2 मार्क्स आ जाते हैं यहां से, और सबसे छोटा चैप्टर है सामाजिक विकास, ठीक। ये पेन घिस चुका है, दूसरा ले। हाँ, पीडीएफ यहाँ आपको ऑप्शन होगा, अनअकैडमी पर ऑप्शन होता है ऑलरेडी ही, जैसे ये सेशन खत्म होगा या तो व्यू पीडीएफ का, तो आप डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ ये पूरी, मेरे लिखे हुए के साथ भी, मतलब विद एनोटेशन भी और विदाउट एनोटेशन भी, ठीक। और जो लोग अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर अपना रिन्यू करा रहे हैं प्लस मेंबरशिप, तो लेट्स लर्न रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, 10% डिस्काउंट देगा अनअकैडमी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आते हैं काम की बात पर, आते हैं, ठीक है, काम की बात पर आते हैं। इंग्लिश पेडागोजी में डील करती हूँ यहाँ, अभी 8 जून से स्टार्ट होगा नया बैच, जिसमें कंप्लीट रिवीजन और क्वेश्चंस का डिस्कशन है। 1-to-1 डिस्कशन हो पाता है, कई बार डाउट्स सारे क्लियर हो जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन वगैरह भी भेज सकते हैं, जैसे अभी आशी ने यहाँ क्वेश्चन भेजा हुआ है ना। आशी, बाद में कराऊंगी मैं आपका क्वेश्चन, पहले यहाँ ये काम कर लेते हैं। देखिए, सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है? हम समाज में रहते हैं, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वी ऑल आर सोशल बीइंग्स, सोशल बीइंग्स हैं हम लोग, ठीक। ऐसे हम एक बॉक्स में तो हम बंद करके नहीं रह सकते, पागल हो जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा, आप समाज के कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, भाई कुछ तौर तरीके हैं, कुछ वैल्यूज हैं, एक सिस्टम है, जिसको आप एक्वायर करते हैं, जिसको जिसमें आप एडजस्ट करते हैं। तो आप बेसिकली सोशलाइजेशन की प्रोसेस में आप सीखते हैं समाज के नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके, जिसके थ्रू आप समाज में रह पाए, एक सिस्टम बना रह सके, ठीक। 2 प्रकार का सोशलाइजेशन है जो इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी इस पे एक क्वेश्चन करेंगे भी। हमेशा एक क्वेश्चन आता है प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन पर। प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी यानी प्रमुख या प्राथमिक कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत आपके घर से होगी, और सेकेंडरी यानी गॉड। प्राथमिक में फैमिली आ गई, ठीक, और सेकेंडरी में आप स्कूल को ऐड कर सकते हैं,
किसी एक ग्रुप को शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं खेलने जाते हैं, कोई स्टेडियम हो सकता है, आपकी लाइब्रेरी हो सकती है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। ठीक, ठीक। स्कूल हमेशा सेकेंडरी रहेगा। फैमिली जो है, सबसे पहले आप परिवार में जन्म लेते हैं और फैमिली छोटा रूप है, मिनिएचर वर्जन है किसका? समाज का। समाज का छोटा रूप है। सबसे पहले आप वहीं से सीख रहे होते हैं कि भाई नमस्ते करनी होती है बड़ों को, घर पे कोई आए तो पानी देना होता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आप समाज के जो नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके हैं वो आप अपने परिवार से सीखते हैं। परिवार से सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है बात? तो फैमिली क्या है? प्राइमरी, मुख्य है। फिर उसके बाद आप बाकी दुनिया में जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपका फिर बाकी चीजें हो, ठीक? इसमें एक्टिव सोशलाइजेशन की एजेंसीज वो हैं जहां बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। बाकी पैसिव कौन सी होंगी? जैसे आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है या मीडिया है, वहां आप एक्टिवली खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, आप शांति से बैठे हैं, और लेकिन वहां भी एक नियम, कायदा, कानून, तौर तरीके हैं जिनको आप सीख लेते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी में सब चुपचाप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप वहां का भी एक तरीका है, एक तौर तरीका है कि वहां कैसे बिहेव करना है, तो वो भी आपने पैसिवली सीख लिया। ठीक, तो एक बेसिक सी बात हुई। नमस्ते इब्राहिम। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फटाफट से पोल लेके आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? हमने प्राइमरी की बात की थी, परिवार, बस इतना भी याद रख लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेकेंडरी में एटलीस्ट आप किसको जोड़ सकते हैं? स्कूल को, और बाकी जितनी भी चीजें आए। ठीक, फैमिली एंड नेबरहुड सेकेंडरी है, फैमिली और मीडिया सेकेंडरी है, स्कूल एंड मीडिया सेकेंडरी है, मीडिया और नेबरहुड। चार ऑप्शन है, एक ही सही होगा। पोल लेके आंसर कीजिए, लिखिए मत चैट में, पता तो लगेगा ना मुझे कितने लोग किस ऑप्शन में कंफ्यूज हैं। भाई अगर कंफ्यूजन है तो वो जो गलत आंसर है उनका भी पता लग जाता है कितने परसेंट गलत हैं, तो उसको डिस्कशन किया जाएगा। बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है बात। पोल लेट आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं प्रिया, कई लोग नए लोग भी जुड़ते हैं, इतना जजमेंटल मत हुआ करो यार, है ना? बहुत सारे लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता पोल लेना है कि नहीं, ऐसे मारकाट पे मत उतर आया करो, ठीक है? चलिए फिर देखते हैं एक बार। सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी जो है वो आपका स्कूल और मीडिया। देखो कभी भी फैमिली तो सेकेंडरी नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में, ठीक? तो इन सब पे हम बाद में जाएंगे। नेबरहुड हो भी सकता है, उसको आप प्राइमरी में भी शामिल कर सकते हैं, कई बार आपको प्राइमरी में दिखा देंगे, कई बार ये आपको सेकेंडरी में दिखा देंगे। तो अगर आपको सही आंसर करना है तो सिंपल दो चीजें याद रखो कि प्राइमरी में फैमिली आएगी हमेशा, फैमिली को कभी सेकेंडरी नहीं कर सकते, और जहां स्कूल आ गया वो कभी प्राइमरी नहीं हो सकता। तो स्कूल जो है वो सेकेंडरी होगा हमेशा। अब इसके साथ जो भी मिल जाए वो सही है, ठीक है बात? तो सिंपल आंसर हो गया, हमें दूसरे ऑप्शन से मतलब ही नहीं है। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तो मेंटल स्किल्स आ जाती हैं, मानसिक क्षमताएं आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। मानसिक क्षमताएं अब कौन सी होती हैं मानसिक क्षमताएं? इनके बारे में प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग सब बात कर चुके हैं, ठीक है? आज प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग को नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4 नंबर के लिए वो अपने आप में 2 घंटे का टॉपिक है, ठीक? उसके अलावा जितनी भी आसान चीजें हैं वो सब कवर कर लेंगे। मेंटल स्किल्स क्या है? मानसिक क्षमताएं आपका तर्क करना, जो भी चीजें आप दिमाग से करते हैं, रीजनिंग मतलब तर्क करना आपका, आपका डिसीजन मेकिंग दिमाग से करेंगे ना, डिसीजन मेकिंग, कोई आपने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, ठीक? प्रॉब्लम सॉल्व करना हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, आप इमेजिन करते हैं, ये सब आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपके संज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है? स्पीड आज तेज ही रहेगी ना, ये रिवीजन सेशन है, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उनको देखना जरूरी है, तभी पल्ले पड़ पाएगी बात, ठीक? चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन थोड़ा सा समझ लीजिए। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव यानी बाल केंद्रित शिक्षा। एक से दो क्वेश्चन कई बार आपको मैं अगर बताऊं तो 5-5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछ भी लेगा, ठीक? तो इसमें पता नहीं लगता, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तो ये मान लो कि पूरे सीटेट का आधार है अपने आप में, या आज की एजुकेशन का आधार है। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी कंस्ट्रक्टिविज्म की। कंस्ट्रक्टिविज्म ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो एनसीएफ है या आपका पूरा एजुकेशन का सिस्टम है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी इस बात को प्रमोट करती है कि आप रचनावाद को फॉलो कीजिए। रचनावाद क्या कहेगा कि लर्निंग या नॉलेज जो है बच्चे की वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है एक्टिविटी करके, एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग।
ठीक, एक्टिविटी से बच्चे स्वयं ज्ञान का सृजन करते हैं, ये बात प्याजे कहते हैं और ये बात कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं प्याजे भी, वाइगोस्की भी, ब्रूनर भी, जो इस बात में विश्वास रखेंगे कि बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ज्ञान का निर्माण कर सकता है, रचना कर सकता है ज्ञान की, और बच्चे को आप सेंटर में रखिए, बच्चे को सेंटर में रखिए। तो ये एक छोटी सी बात हो गई। अब यहां आ जाते हैं वापस से आते हैं। हाँ, अमित कुमार जी, मैं वो अलग सेशन में यूट्यूब पे करा दूंगी, प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, एक वीडियो में। टीचर चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। पहले टीचर सेंटर्ड होती थी कि ये माना जाएगा बच्चा खाली बर्तन है और टीचर उसमें ज्ञान का भंडार भरेगा, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये बात गलत थी, हम इसको अब फॉलो नहीं करते। अब टीचर ग्रुप्स में कहीं बीच में होगा, सिर्फ एक जगह बैठ के ऑर्डर नहीं देगा, अब वो ग्रुप्स में होगा, बच्चों की अलग अलग जगह मदद करेगा, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, सहयोगात्मक। देखो ये वर्ड कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, ग्रुप्स में सीखना, एक दूसरे को हेल्प करके, पीयर लर्निंग, एसोसिएटिव, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी ये मानती है कि बच्चा क्यूरियस है, वो सीखना चाहता है, इनेट रूप से क्यूरियस है। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बच्चा क्यूरियस नहीं है, कभी भी बच्चे की गलती नहीं होती पूरे सीटेट के पेपर में। टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, ऐसा कंस्ट्रक्टिविज्म कहेगा, बिल्कुल सही बात है। यानी वो सुविधा दाता है, आपका काम है सुविधाएं देना। ठीक, तो आप डिक्टेटर नहीं है, फैसिलिटेटर हैं। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है? क्वेश्चन यही रहेगा, बस लैंग्वेज चेंज करेगा और कुछ नहीं होना। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या प्रमोट करती है? एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक पर फोकस किया जाए, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, रोट मेमोराइजेशन, या फिर लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी। फटाफट से आंसर करो, अब दो चार चीजें और मैं डिस्कस करूंगी। एक बार पोल लेके आंसर करो, देखो एक बार पोल पहुंचा होगा, आंसर करो फिर समझते हैं। 7% लोग कंफ्यूज हैं डी ऑप्शन में, अभी समझेंगे। मतलब आप क्वेश्चन की भाषा नहीं समझ पाए, और पेडागोजी में आधा खेल खराब हो जाता है जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। हम्म, हाँ, इंग्लिश बेटर रहती है पेडागोजी में, अगर आप इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं तो आसानी होगी आपको। हम्म, देखिए समझिए एक बार बात को। पेन कहाँ गया? हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमेशा बच्चे के अनुभवों पर फोकस करती है कि आप बच्चे को एक्सपीरियंस करने दीजिए, उसको एक्टिविटी करने दीजिए। जॉन डुई की बात हुई है, जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है, कि बच्चे को आप एक्टिविटी करने दें, लर्निंग बाय डूइंग करने दें, लर्निंग बाय डूइंग करने दें। ठीक है बात, सपोर्ट करते हैं जॉन डुई इस बात को। ठीक है, मतलब गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाएगी, उनको एक्टिविटी करने देंगे आप। रोट मेमोराइजेशन कभी आंसर नहीं होता, रटना, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस करना नहीं। फोर्थ ऑप्शन में जो लोग कंफ्यूज हैं एक बार देख लीजिए। लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी, बच्चों को क्षमता के आधार पर बांटने का मतलब है आपने सेग्रीगेट कर दिया, उनको अलग थलग कर दिया, जबकि आप बच्चों को कोऑपरेट करके सीखने के लिए कहते हैं, उनको अलग थलग बांटते नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं कहेगी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, कहेगी बच्चे के एक्सपीरियंसेस पर फोकस कीजिए, वो सबके साथ मिलकर के सीखे, सोशली सीखे और एक्टिविटी करके सीखे। भेदभाव हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्रीमैरिली, भाई संरचनावादी या रचनावादी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क है, लर्निंग को क्या मानता है? अभी हमने डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्शन की बात हुई थी, आपको याद होगा। ठीक, देखिए एक बार, रोट मेमोराइजेशन को फोकस करेगा, रीइंफोर्समेंट को फोकस करेगा, कंडीशनिंग को, या फिर मीनिंग मेकिंग को। चार ऑप्शंस हैं, फटाफट से पोल लीजिए, आंसर कीजिए। रजनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आंसर कीजिए फटाफट से, क्या होगा? बहुत बढ़िया, केवीएस के लिए हाँ ऑब्वियसली हेल्पफुल है, ये तो कॉमन टॉपिक्स हैं, ये कॉमन टॉपिक्स हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए एक बार, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप हिंदी में पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, आंसर ही तो करना है। हाँ बिल्कुल कोमल, अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखी हैं, जो प्लेलिस्ट है पूरी सीडीपी की, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी।
और आज तो स्पीड बहुत तेज है, मैं काम की ही चीजें डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ। हाँ, कह सकते हैं शायद 2019 में पूछा होगा, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिविज्म पे 50वां बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, इन द कंस्ट्रक्ट 50वां बार कैसे, अब आप लोग पूछेंगे। साल में 2 पेपर होते हैं सीटेट के, और 2 पेपर में भी लेवल 1 में अलग पेडागोजी, लेवल 2 में भी पेडागोजी, तो कितने हो गए आज तक कैलकुलेट कर लेना। हर साल में 2 पेपर, उसमें भी 2-2 सेट। ठीक, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज primarily बेस्ड ऑन फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। अर्थ निर्माण, बच्चा एक्टिविटी करके सीखे और मीनिंगफुली सीखे, कुछ अर्थ हो उसका, उसको वह अप्लाई कर पाए जीवन में, मीनिंगफुल लर्निंग हो, अर्थपूर्ण अधिगम की बात की जाएगी। कंडीशनिंग की बात तो बिहेवियरिस्ट करते हैं, यहाँ कोई कंडीशनिंग की बात मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की, रीइंफोर्समेंट की कोई बात नहीं होगी, रट्टा तो कभी नहीं हम लग पाएंगे, रूट मेमोराइजेशन नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में फैसिलिटेट करते हैं आप लर्निंग को, इसके अलावा आप एक्टिविटी करने पे फोकस करते हैं, बच्चा नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, मीनिंग मेकिंग कर सकता है, अर्थ निर्माण कर सकता है, ये सारी बात है। क्लास आपकी 10 मिनट की और बची है। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको 2-3 वर्ड याद रखने हैं बस। एक तो सेग्रीगेशन, यानी अलगाव, जहां लिखा होगा अलग थलग कर दो बच्चों को, अलग अलग बिठाओ, जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है उनको अलग बिठाओ, सुन नहीं सकता स्पेशल स्कूल में भेज दो, ये सारे वर्ड गलत होते हैं, कभी भी आपको इनके साथ नहीं जाना होता। इंक्लूजन जहां लिखा हो, इंक्लूजन मतलब समावेशन, आपने समावेश किया, चाहे बच्चा कोई भी हो। भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते हैं ना हम, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कोई भी 2 लोग सेम नहीं होते, सबकी क्षमताएं अलग हैं, सबके इंटरेस्ट अलग हैं, सबकी एबिलिटी अलग है। मतलब क्या हुआ इस बात का, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से हम सभी में अंतर पाया जाएगा। अगर सब एक जैसे हो जाएं तो सब रोबोट्स बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बात, तो इस केस में इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भाई कोई बच्चा हो सकता है जिसको चलने में समस्या हो, बैसाखी लेकर के आता हो, कोई बच्चा हो सकता है जिसको पढ़ने में समस्या हो, डिसलेक्सिया हो, कोई बच्चा हो सकता है जिसको सुनने में समस्या हो, कोई बच्चा हो सकता है जिसको बोलने में समस्या हो, देखने में समस्या हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जो गिफ्टेड हो, बहुत जल्दी से सीख लेता हो। तो आपको क्लास में हर प्रकार के बच्चे की नीड को सेटिस्फाई करना है। आपका मेथड ऐसा होना चाहिए कि सब इंक्लूड हो जाएं, इंक्लूजन है, सबको साथ में लेके चलना है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, सभी स्कूल्स में, ऐसा नहीं कि स्पेशल स्कूल में, सभी स्कूल्स में एजुकेशन फॉर ऑल। बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए है। तो आप बच्चे में परिवर्तन नहीं करते, अपने सिस्टम में, अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं, ये कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन। 2 लाइन में बात खत्म कर दी है पूरी इंक्लूसिव एजुकेशन की, इससे छोटे में कोई पढ़ा दे दुनिया में तो बता देना। ठीक, इतनी कहानी भी याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि जैसे हमारी प्रकृति, हमारी जो नेचर है, मदर नेचर, जैसे सूरज यानी सन अपनी सनलाइट देते हुए कभी भी भेदभाव नहीं करता, हवा जब चलती है तो सभी के लिए बराबर चलती है। अगर आप दो एक जगह पर 2 लोग खड़े हुए हैं, तो चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके हाथ पैर ठीक है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश है तो सब पर बराबर गिरेगी। मतलब जब हमारी नेचर हमें बांटती नहीं है, हमें एक जैसा हमें बर्ताव करती है, तो उसी तरीके से हम भी नहीं बांटें एक दूसरे को, और एक दूसरे को साथ लेकर चलें, यूनिटी की बात करें, बेशक हमारे अंदर कितने भी डिफरेंसेस हो। तो आप हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं अपने मेथड में परिवर्तन करने की। अगर बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। अब यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ डिसेबिलिटीज हैं, चाहे वो सुनने से रिलेटेड हो, अगर कोई बच्चे को सुनने में परेशानी है तो आप उसको आगे बिठा सकते हैं, है ना। बोलने में परेशानी है तो आप थोड़ा सा क्लियर लैब, स्कूल लैब, उसका लैंग्वेज लैब वगैरह का यूज कर सकते हैं। 2-3 चीजें हैं जो बतानी है। डिसलेक्सिया, ये डिसेबिलिटीज है आपकी, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, एक क्वेश्चन जरूर आता है यहां से, है ना। डिसफेजिया, डिसमॉर्फिया, डिसग्राफिया, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। डिसलेक्सिया जो ईशान अवस्थी था आपका तारे जमीन पर में, याद रख लो उससे, रीडिंग डिसेबिलिटी है। 100 को वॉज पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, है ना, ये रीडिंग डिसेबिलिटी है। डिसकैलकुलिया क्या है, मैथ्स में कैलकुलेशन को लेकर, कैलकुलेशन को लेकर के प्रॉब्लम होगी बच्चे को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिस्फेजिया, पीएच जहां आ जाए मतलब साउंड से रिलेटेड है, साउंड,
बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, स्पीकिंग या लैंग्वेज डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं आप इसको। डिस्मॉर्फिया होता है कि बच्चे को शेप अजीब सी नजर आती है, ये आपसे नहीं पूछता डिस्मॉर्फिया जनरली। डिस्प्रैक्सिया पूछ लेता है इसकी जगह। डिस्प्रैक्सिया है चलने फिरने में, टाई बांधने में, बटन लगाने में, मतलब मोटर रिलेटेड डिसेबिलिटी हो सकती है, मोटर एक्टिविटीज करने में, फिजिकल एक्टिविटीज करने में। डिस्ग्राफिया है लिखने से संबंधित, राइटिंग। सबसे ज्यादा पूछता है डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया को, और डिस्प्रैक्सिया भी, अप्रैक्सिया भी कह सकते हैं इसको, डिस्फेजिया को अफेजिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। क्लियर? एक क्वेश्चन है आपका आरटीई को नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो आरटीई है इसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आरटीई की अगर मैं बात करूं, राइट टू एजुकेशन की, इन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी आपकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू 6 टू 14 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज पर बेस्ड है? जो आरटीई में इसको शामिल किया है, बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स पर, सिंपैथेटिक एटीट्यूड, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पर, या जो मेन स्ट्रीमिंग है डिसेबल्ड बच्चों की, उनको प्रीमैरिली हम सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन दें। 4 ऑप्शन है, एक ही सही होना है। जरा पोल का इस्तेमाल करके आंसर कर दीजिए, इसको थोड़ा सा क्लियरली समझ लेंगे कि आखिर कहना क्या चाहता है ये। ठीक है बात? फटाफट से आंसर कीजिए, ये लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा इसके बाद आपका जो सेशन है 5 से 6 मिनट में। कहाँ कंफ्यूजन है निहारिका? फटाफट से लिखो। कंफ्यूज्ड? कहाँ कंफ्यूज हो भाई? अच्छा, डी ऑप्शन में कंफ्यूजन है। ओ ओ ओ, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। सीसी अभी मैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे डिस्कशन कर लूंगी, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए एक बार, देखिए 4 बजे होगी अगले 3 दिन तक क्लास, मतलब 5 क्लासेस हैं, इसके बाद 4 बजेंगी। और मैं अभी स्केड्यूल बता दूंगी। अभी कल और परसों तो 4 बजे ही है। कल इंग्लिश पेडागोजी, इंग्लिश होगी कंप्लीट, और परसों हिंदी। कोई बात नहीं, देखो अब 17 लोग 70 बातें करते हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज है, किसी को सही और गलत नहीं कह सकते। पेडागोजी है भी ऐसी। समझते हैं, देखो। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। अब आप कहीं से कंफ्यूजन लेके आए हैं दुनिया के कोने से, आपने कहा डी ऑप्शन सही है। देखो एक बार, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है, एडवोकेटेड है कहाँ? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। इस बात को किस बेसिस पे कहा गया है? भाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेना बच्चों का एक मानवता, फंडामेंटल राइट है ह्यूमंस का। तो ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को फोकस करते हुए बात की गई है। कि मेन स्ट्रीमिंग जो है ये एक अलग क्वेश्चन है, कि मेन स्ट्रीमिंग की है, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, वो एक डिफरेंट ही बात है, आरटीई से रिलेटेड है। मेरे दिमाग में नहीं आ रही अभी बात मेन स्ट्रीमिंग की। इसमें ऑप्शन जो है ये वाला सही नहीं होगा, क्योंकि डी ऑप्शन ने कहा है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन। थोड़ा सा ध्यान में रखिए, सिर्फ मेन स्ट्रीमिंग वर्ड पे ध्यान नहीं रखना, पूरा पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन दे देंगे आप, मतलब जिन बच्चों को प्रॉब्लम है चलने फिरने में, पढ़ने में, सुनने में, बस आप उनको वोकेशनल एजुकेशन देकर के छोड़ देंगे कि कुछ थोड़ा बहुत कमा खा लो और काम खत्म। तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। अगर किसी ने बताया भी है तो वो गलत है ना? आप इसको चेक भी कर सकते हो, ऑफिशियल पता नहीं 2018 का है या 19 का है, जब भी का भी क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेना, आंसर इसका सी ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट है भाई, ये ह्यूमन राइट है हमारा कि हमें एजुकेशन मिल पाए। इसलिए आरटीई ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आंसर किया है। क्लियर होगी बात? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं कुछ कमेंट्स ही पढ़ रही हूँ आप लोगों की, कहाँ समस्या है। जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनसे संबंधित है डी ऑप्शन। देखो फिर से पढ़ो, फिर आप सिर्फ हिंदी में पढ़ रहे हो, चलो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। बात हो रही है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। मतलब आपने मेन स्ट्रीमिंग में शामिल कर लिया नॉर्मल स्कूल्स में, लेकिन सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा देंगे, वोकेशन की, जिसकी बात गांधी जी कर रहे थे, कि आप उनको कुछ कुछ ऐसा सिखा देंगे जिससे वो कुछ कमा खा सकें, बस ऐसी बात नहीं होती। फिर तो इतने सारे स्कूल्स हैं, लोग आईएएस भी बन रहे हैं जो दृष्टि बाधित हैं, तो इसका मतलब तो बस उनको फिर बस वही कुछ जुगाड़ सिखाना था। डी नहीं होगा इसका आंसर। फिर है द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। अभी हमने डिस्कस किया था डिसलेक्सिया क्या कहानी है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग,
इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली या फिर एंगेजिंग इन रेपिटेटिव लोकोमोटर एक्शंस। 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिड डे मील में भी, हाँ, मिड डे मील में भी आता है एक क्वेश्चन बिल्कुल, कि उसमें 2 चीजें हैं कि आप एक तो न्यूट्रिशन दे रहे हैं बच्चे को, दूसरा एनरोलमेंट बढ़ा रहे हैं, मतलब ताकि बच्चा ज्यादा स्कूल आए। एक बार चूज कर लीजिए, पोल में आंसर कर दीजिए भाई। पूजा तिवारी कह रही है मेरा सही है, मतलब बी ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी समझेंगे भाई, अभी समझेंगे। सिर्फ एक वर्ड देख करके अगर चूज करोगे तो प्रॉब्लम होगी। जॉनी जॉनी फर्स्ट आ चुके हैं, समीर सेकंड, ज्योति थर्ड, प्रियंका अनन्या ठीक है। बात देखिए एक बार, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। डिसलेक्सिया रीडिंग मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम होगी बच्चे को, है ना। सॉ और वॉज का एग्जाम्पल भी आपको दिया था, बी को डी भी पढ़ सकता है ना। इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, अब आप लोग बी में कंफ्यूजन है आपको। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है क्रिएटिविटी के लिए, ऐसा कहीं लिखा है कि क्रिएटिविटी की हमने बात तक नहीं की यहाँ, ठीक। तो इसको कहाँ बीच में ले आए आप, तो सिर्फ, और फ्लुएंसी इन रीडिंग का मतलब होता है फ्लुएंटली पढ़ पाए। यहां है इनेबिलिटी, नहीं पढ़ सकता, एबिलिटी नहीं, इनेबिलिटी, ठीक। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने की अक्षमता, और ये कह रहे हैं कि फ्लुएंसी है रीडिंग में, बड़े तेजी से पढ़ सकता है, तो फिर तो डिसलेक्सिया क्यों होगा, फिर तो नॉर्मल हुआ। तो इसलिए बी कभी नहीं होगा। ध्यान से पढ़िए पढ़िए ऑप्शंस को। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि 1 घंटा आपका हो चुका है, अभी तो इसमें है चीजें डिस्कस करने को, किसी और क्लास में डिस्कस कराऊंगी फिर। छोटा सा टॉपिक है, करा ही देती हूँ, चलो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ मेन मेन पॉइंट्स। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग होती है। डायग्नोस करना मतलब पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, गैप्स के लिए की जाती है कि बच्चों की लर्निंग में गैप्स कहाँ हैं, उनको ठीक किया जाए। और जब गैप्स का पता लगा लिया आपने, आइडेंटिफाई कर लिया गैप्स को, डायग्नोस कर लिया, तब आप रेमेडी देते हैं, उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, उपचार करते हैं, मतलब उनको रीटीच कर सकते हैं नए तरीके से, ठीक। तो आप हमेशा पहले डायग्नोस करते हैं, फिर दोबारा पढ़ाते हैं। क्लियर है बात। अमृता जी एक बार रिफ्रेश कीजिए, यहां से क्लियर हैं चीजें। आगे बढ़ेंगे इंटेलिजेंस पर। हार्वर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन आता है सीटेट में सीधा सीधा, कि हार्वर्ड गार्डनर की अगर हम बात करें, उन्होंने 8 प्रकार की बहुबुद्धि का सिद्धांत है इनका। 8 प्रकार की बुद्धियां, वो कहते हैं कि बुद्धि सिर्फ एक एबिलिटी नहीं है, मल्टीपल एबिलिटीज का एक ग्रुप है, एक समूह है। पहला है विजुअल स्पेशियल, जो पेंटर वगैरह होंगे उनमें ये पाई जाएगी। लिंग्विस्टिक वर्बल होगी, जो आपका मैथ्स नहीं, जिनकी लैंग्वेज पे पकड़ है, जैसे टीचर्स हो सकते हैं, बाकी लोग हो सकते हैं जो भाषण वाषण देते हैं। इंटरपर्सनल होती है, जो 2 या 2 से अधिक लोगों को पहचानने में, जैसे आपका साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, ठीक। इंट्रापर्सनल, जो खुद के विचारों को अच्छे से समझ पाए, चाहे राइटर हो वो, चाहे वो फिलोसोफर हो, ठीक। लॉजिकल मैथमेटिकल होता है आपका, मैथमेटिक्स में अच्छा होना, ठीक। म्यूजिकल है ए आर रहमान, म्यूजिक को अच्छा समझ पाएंगे। सोनू निगम। बॉडीली काइंस्थेटिक, आप जिमनास्ट को रख सकते हो यहाँ, विराट कोहली को रख सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आ जाएगा। नेचुरलिस्टिक होता है आप नेचर को, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो आपके गार्डनर्स हो, इन सब की अच्छी होगी। एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी बात सही है, करेक्ट क्या है। 4 ऑप्शन है, पोल लेके आंसर कीजिएगा। इंटेलिजेंस फिक्स होती है, इसको मेजर किया जा सकता है एक्यूरेटली, यूनिटरी फैक्टर है मतलब सिंगल है, या मल्टी डायमेंशनल है। 4 ऑप्शंस हैं, एक ही सही होगा। एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका, अच्छा पूजा ऐसा क्या हुआ, क्या समस्या हुई आपको यहाँ, है ना। ऐसे एड वेड भी नहीं है, वो तो ठीक है, मतलब सारे प्लेटफॉर्म बेस्ट ही होते हैं अपने अपने तरीके से, इट डिपेंड्स। करेंगे वहां भी रिवीजन कर लेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, आदत हो जाती है हम लोग जहां भी होते हैं ना। देखो इंटेलिजेंस ऐसे तो 11 हैं, बट अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो 8 ही हम कंसिडर करते हैं। वो तो उन्होंने अभी भी जिंदा है गार्डनर, तो वो तो ऐड करते ही जा रहे हैं, अभी भी 13 तक भी पहुंच गई हैं शायद। ये एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल कहा है गार्डनर ने। मल्टीपल इंटेलिजेंस है, एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज है जिसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं, सिर्फ एक प्रकार को आप इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। जेंडर एक क्वेश्चन आपका आएगा, पढ़ने वाले पे भी डिपेंड करता है बिल्कुल। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब सबकी अपनी पसंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, है ना। जेंडर जहां समझ में आए पढ़ लीजिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लिंग, ठीक।
जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, सिंपल पूछा जाता है आपसे। सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है, ठीक। अगर सेक्स लिखा हो तो वो बायोलॉजिकल है, भाई वैसे हम बने ही वैसे हैं। जो डिफरेंस है मेल और फीमेल का, वो बायोलॉजिकल, जो हमारे अंदर चेंजेस हैं वो बायोलॉजिकल हैं, इसको सेक्स कहेंगे। लेकिन जेंडर जो है वो समाज ने निर्मित किया है कि ये काम महिलाएं करेंगी, ये पुरुष करेंगे। जेंडर बायस कभी नहीं होना आपको। अगर कोई भी टीचर किसी भी एक बच्चे पर यानी सिर्फ लड़कियों पर फोकस करे या लड़कों पर फोकस करे तो वो जेंडर बायस है, डिस्क्रिमिनेट करता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी जेंडर बायसनेस इसमें शामिल होती है। मतलब आप किसी भी एक ओर झुके हुए हैं और उन चीजों पर जो पहले से चली आ रही हैं उन्हीं चीजों को आपने मान लिया, तो आप स्टीरियोटाइप्ड हैं कि लड़कियां मैथ्स में कमजोर होंगी, एक स्टीरियोटाइप है, ठीक। लड़के रोते नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है जो चली आ रही है। टीचर को जेंडर पैरिटी का इस्तेमाल करना है, किसी भी एक तरफ नहीं झुकना। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। कैमरा मैन की जगह आप कैमरा पर्सन यूज करते हैं ताकि आप जेंडर ना शो करें, वहां न्यूट्रल हो आप, ठीक है। क्लियर हो गई बात? फेमिनिज्म पे बाद में बात करेंगे, अभी पेपर में नहीं पूछेगा ना फेमिनिज्म, एक नंबर का फायदा नहीं हो पाएगा आपको। पेपर आने वाला है तो पूरे साल डिस्कस कर लेंगे, अभी इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए। Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? मतलब आपने जेंडर रोल धारण किए हुए हैं कि भैया ये झाड़ू तो सिर्फ मेरी बहन लगाएगी, मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक। स्टीरियोटाइपिंग को और जेंडर रोल्स को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए आपकी नजर में एज अ टीचर? पहला है डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस के बारे में आप डिस्कशन करें। जेंडर स्पेसिफिक रोल्स के को आप एम्फसाइज करें कि नहीं, जो लड़के हैं वो वही काम करेंगे, लड़कियां हैं वो दूसरे काम करेंगी। आप अलग अलग बिठाएं क्लासरूम में या फिर सीटिंग अरेंजमेंट अलग कर दें, तो ये मूर्खता है, इससे कुछ नहीं होगा। ए या बी में से कोई एक ऑप्शन सही है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। पोल का इस्तेमाल करिए और आंसर कीजिए, खत्म कर देंगे। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसके बाद 20 नंबर आप ला पाएंगे, पेपर सॉल्व कीजिएगा। ए ऑप्शन सही है, बी क्यों सही है? बी तो नहीं है सही, देखेंगे अभी समझेंगे। इतनी कंफ्यूजन है अभी, मतलब वीडियोस नहीं देखे हैं क्या पुराने? बहुत बढ़िया, समझते हैं, देखो समझते हैं, फटाफट से समझते हैं। देखो, जेंडर बायसनेस को कम करने के लिए आपको डिस्कशन करना पड़ेगा क्लासरूम में कि ऐसा क्यों है। दहेज प्रथा पे अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं या लड़के और लड़कियों के काम पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, उसी से कम हो सकता है, आपको बात करनी पड़ेगी इस पे। तो डिस्कशन सबसे बेस्ट रहेगा। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस आर टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज। एक टीचर है जो बॉयज पर ज्यादा अटेंशन पे करती है गर्ल्स से, तो क्या है ये? जेंडर बायस है, जेंडर आइडेंटिटी, रेलेवेंस, कॉन्स्टेंसी? एक ही ऑप्शन सही है, फटाफट से आंसर कर दीजिए पोल लेकर के। संपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ चुकी हैं, बताइएगा संपा आप कौन है। फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आई एम जस्ट हैविंग फन। बहुत बढ़िया, खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म कर देंगे आज का सेशन, 2 मिनट में। बहुत बढ़िया रिचा। कोई बात नहीं भारती, आदत हो जाएगी। पहली बार में थोड़ा ना दौड़ने लगते हैं हम, धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर बाकी चीजें सीखते हैं। तो पोल भी जो लोग नए जुड़े हैं वो एक दिन में कैसे सीख जाएंगे, याद नहीं रहता कई बार। देखिए एक बार, ये आपका काम है। जॉनी फर्स्ट आए हैं, ज्योति थर्ड, समीर सेकंड, ओके फाइन। देखिए, अगर लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे या सिर्फ लड़कियों पर ज्यादा ध्यान दे, दोनों में से किसी भी एक तरफ अगर झुका हुआ है कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति, वो बायस है, मतलब वो इक्वालिटी की बात नहीं करता, ये कह सकते हैं, ठीक है। बेंड्यूरा की बात कर लेते हैं। सोशल लर्निंग की बात की है बेंड्यूरा ने, सामाजिक अधिगम की। बच्चे ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके सीखते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की उन्होंने बात की है। ऑब्जर्व करके सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं, नकल करके, एक दूसरे को देख करके, ठीक। अनुकरण कहते हैं इसको हिंदी में। ये बात बेंड्यूरा करते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, आरटीई की बात करूं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। भारत जो है 135वां देश बना, 150th कंट्री टू इम्प्लीमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब बच्चे का फंडामेंटल राइट बन गया ये कि उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, आर्टिकल 21A के
तहत, ठीक है बात। और इसमें जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको 6 से 18 वर्ष तक एजुकेशन फ्री मिले, ये एक सेपरेट एक्ट में है, ये आरटीई में नहीं है, ये सेपरेट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ये बात कही गई है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है, ठीक होगी बात। तो यही छोटी सी बातें हैं। और जो आपका स्टूडेंट टीचर रेशो है 1:30 रहेगा प्राइमरी में, 1:35 रहेगा एलिमेंट्री में या अपर प्राइमरी में। ये रेशो कभी भी 150 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो 1:40 से ऊपर कभी एक्सीड नहीं करेगा। 40 से ज्यादा बच्चे आप नहीं रखेंगे एक टीचर पर, 40 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक। ये छोटी सी कहानी है। आज की जो बात थी इतनी ही थी। अगर आपने इसको रिवाइज किया है सेशन को, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े जो हैं वो दौड़े होंगे, स्पीड बहुत तेज थी, बट आपने अगर पहले से पढ़े थे चैप्टर्स तो आपको हेल्प मिली होगी। अगर सिर्फ इतना भी ध्यान से समझ लिया होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, व्यू पीडीएफ का ऑप्शन होगा, ठीक। और रिवाइज कर लेना सेशन को। कल मिलेंगे 4 बजे इसी टाइम, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप 4 बजे आएंगे तो आपको दिख जाएगा सेशन, ठीक है। तो कल इंग्लिश पेडागोजी को मेन जितने भी टर्म्स हैं उनको क्वेश्चंस के साथ रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सेशन पसंद आया हो तो आप फीडबैक दे करके जा सकते हैं पॉजिटिव। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ रहे हैं यानी ज्वाइन करने जा रहे हैं या पहले से हैं तो लेट्स लर्न रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे ताकि मुझे पता लग सके कितने लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आप सभी का धन्यवाद। 2 ही गलत हुए, कोई बात नहीं अनीता जी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि आप क्वेश्चन टॉपिक के साथ जब आपके सामने क्वेश्चन पटका जाए तो आप कितनी तेजी से उसको एक्वायर कर पाए, ऐसा ना हो सिर्फ आपने याद किया हुआ हो। तो इसलिए बीच-बीच में क्वेश्चन डाले थे। बाकी का सेशन कल करेंगे। एक कंप्लीट रिवीजन भी मैं कराऊंगी, यूट्यूब पर करा दूंगी, जो एक सेशन से पहले होगा। ये आपके एग्जाम से पहले का वार्म अप है। अभी रिवीजन तो चलते ही रहेंगे, आपका पूरा एग्जाम तक रिवीजन ही होगा। कोई बात नहीं 3 गलत हुए तो, है ना। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद। रिवीजन कर लीजिएगा, स्पीड बहुत तेज थी तो दुखी मत होना। पहले वाले वीडियोस देख लोगे अगर चैप्टर वाले तो फिर दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। 9 बजे मिलते हैं बिल्कुल। तबीयत बेहतर है, अभी तो ठीक फील कर रही हूँ, बाकी एनर्जी तो लो है ही। हाँ पुनीत, ठीक है। कल कल इंग्लिश पेडागोजी दोबारा कैसे देखें, ये यही मिल जाएगी आपको वीडियो थोड़ी देर में यहीं अनअकैडमी पर। मेरे हिमांशु सिंह प्रोफाइल पे जाओगे, स्पेशल क्लास पे जाओगे तो स्पेशल क्लास फ्री होती है सभी के लिए, तो आप कभी भी आके देख सकते हो। और जो इंग्लिश पेडागोजी का कोर्स है वो अलग है, वो मतलब ऑब्वियसली अनअकैडमी प्लस पर है तो वो पेड है, ठीक है। इंग्लिश में 20+, हाँ बिल्कुल लाओगे, बिल्कुल लाओगे। हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी 6 बजे क्लास। चलिए फिर, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।